नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम तन्मय है और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे संगठन के बारे में जिसने ना केवल भारत में पर विदेशों में भी अपना झंडा लहराया है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में, जिसको शॉर्ट में कहते हैं आरएसएस। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितो। जी हाँ, इन्हीं शब्दों के कर्तव्य पथ पर चलते हुए आज इस संगठन को 99 वर्ष पूरे हो गए हैं और 100वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। हर एक स्वयंसेवक को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। इसी के साथ आज हम जानेंगे कि है क्या ये आरएसएस, किसने बनाया इसे और कब से देश सेवा में तत्पर है ये संगठन। आरएसएस का वर्किंग स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से इसके सर संचालक रहे हैं, कितने लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, कौन कौन इसकी सब्सिडरी ब्रांचेज हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाओं में आरएसएस का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज हम जानेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के एक बहुत बड़े वर्ग को, खासकर के युवा वर्ग को, इस संगठन के बारे में पता ही नहीं है। अभी पिछले दिनों मेरी एक मित्र से बात हो रही थी और बातों बातों में जब आरएसएस का जिक्र हुआ तो उसको पता ही नहीं चला कि मैंने बात किसके बारे में करा। आइए जानते हैं आरएसएस है क्या। तो बात है सन 1925 की, जहां विजयादशमी के दिन वीर सावरकर की आइडियोलॉजी से जन्मे आरएसएस की नींव रखी गई और डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवर इसके पहले सर संचालक बने। डॉक्टर हेडगेवर कांग्रेस के एक बड़े नेता थे। तो ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ही कांग्रेस के खिलाफ इतना बड़ा संगठन खड़ा कर दिया। दरअसल हुआ ये था कि जब महात्मा गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट की पैरवी करी तो ये बात हेडगेवर जी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। तब उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर आरएसएस की नींव रखी। आरएसएस एक नेशनल वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है और ये आगे चल के देश का सबसे बड़ा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी एनजीओ बना और हर एक फील्ड में अपना योगदान देता आ रहा है और दे रहा है। आरएसएस की एक बात जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है कि आरएसएस किसी भी व्यक्ति विशेष को अपना गुरु नहीं मानता। ये अपने भगवत ध्वज को अपना गुरु मानता है और उसके सामने नतमस्तक होता है। महज 5 लोगों के साथ शुरू हुए इस संगठन के आज करोड़ों स्वयंसेवक हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब हेडगेवर जी ने इसकी स्थापना करने की सोची थी तो सिर्फ 5 लोग उनके साथ थे और जब इसकी पहली शाखा लगी तो सिर्फ 12 लोग संघ के साथ थे। अच्छा, शुरुआत में आरएसएस को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं था, सिर्फ संघ बोलते थे। आगे जाके इसका नाम पड़ा था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और देखते देखते आज ये संगठन इतना बड़ा बन चुका है कि इसके करोड़ों स्वयंसेवक हैं जो पूरे मन से, श्रद्धा से और भक्ति भाव से देश सेवा करने में जुटे हुए हैं। आज देश के हर शहर, हर कस्बे, हर गाँव में आरएसएस की शाखाएँ लगती हैं। उस 1 घंटे की शाखा में लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसमें योगा करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, देशभक्ति की बातें होती हैं, समाज को किस तरह से आगे लेके जाएं, इन टॉपिक्स पे चर्चाएं होती हैं। लाठी चलाना सिखाते हैं। जी हाँ, आरएसएस के लोग लाठी चलाना सिखाते हैं ताकि किसी भी ज़रूरत के समय वो सेल्फ डिफेंस कर सकें, लोगों की मदद कर सकें। इसलिए आरएसएस के लोग लाठी लेके भी चलते हैं। अगर नंबर्स की बात करी जाए तो आज देश में 90,000 से ज़्यादा शाखाएं लगती हैं, जिसमें 65,000 से ज़्यादा शाखाएं डेली बेसिस पे लगती हैं और 20 से 22,000 शाखाएं वीकली बेसिस पे लगती हैं। आइए बात करते हैं इसके वर्किंग स्ट्रक्चर की। तो आखिर इसका वर्किंग स्ट्रक्चर है कैसा, कौन कौन से पद इसमें होते हैं और कैसे कैसे सारे कार्यकर्ता लोग काम करते हैं। आरएसएस प्रमुख कहते हैं सर संघ चालक, जो पूरे संगठन का हेड होता है और हर संघ चालक अपने होने वाले उत्तराधिकारी का चयन करता है। उसके बाद आते हैं सर कार्यवाह, जिनको हम कह सकते हैं जनरल सेक्रेटरी। फिर आते हैं सह सर कार्यवाह, जिनको जॉइंट जनरल सेक्रेटरी भी बोल सकते हैं। उसके बाद आते हैं विचारक और उसके बाद आते हैं प्रचारक। यहाँ तक के स्ट्रक्चर में जो लोग आपने अब तक देखे, ये लोग अपना संपूर्ण जीवन आरएसएस को समर्पित कर देते हैं, देश सेवा को समर्पित कर देते हैं। ये लोग शादी भी नहीं करते हैं ताकि घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां इन लोगों पे ना आए और संपूर्ण मन से ये देश की सेवा में लगे रहें। प्रचारक के बाद आते हैं कार्यकर्ता लोग, फिर आते हैं मुख्य शिक्षक, उसके बाद आते हैं कार्यवाह,
उसके बाद आते हैं गत नायक को हम कह सकते हैं ग्रुप लीडर एक तरह से। फिर आते हैं स्वयंसेवक ही हैं जो आज करोड़ों की संख्या में देश सेवा में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से काम करता है आरएसएस का पूरा वर्किंग स्ट्रक्चर। जहाँ तक बात रही इस वीडियो के टाइटल की, जो मैंने दिया है किंग मेकर आरएसएस, तो ऐसा मैंने क्यों बोला? आज के समय में देश में जितने भी नेता हैं उनमें से अधिकतर आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं। अगर हम बात करें देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, या हम बात करें गृह मंत्री अमित शाह जी की, ये सभी लोग आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं। यहाँ तक कि जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी आरएसएस के प्रचारक के तौर पर काम कर चुके हैं। कहते वो खुद को स्वयंसेवक थे, पर आरएसएस के प्रचारक के तौर पर उन्होंने काम किया है। आइए जानते हैं आरएसएस के महत्वपूर्ण पार्टिसिपेशंस के बारे में। आखिर किन किन महत्वपूर्ण घटनाओं में आरएसएस का योगदान रहा है। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि अगर आज आरएसएस नहीं होता तो देश के पास जम्मू कश्मीर जैसा राज्य नहीं होता, गोवा जैसा राज्य नहीं होता, और दादर एंड नागर हवेली जैसी यूनियन टेरिटरी आज भारत के पास नहीं होती। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि जब जम्मू कश्मीर में भारत की विलय की आवाज़ उठ रही थी, तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने बात संभालने के लिए श्री वल्लभ भाई पटेल जी से मदद मांगी, और वल्लभ भाई पटेल जी के कहने पर ही तब के तत्कालीन आरएसएस सर संघचालक श्री गुरु गोवलकर जी ने जम्मू कश्मीर के तत्कालीन महाराज हरि सिंह जी से बात करी, और उनके बात करने के बाद ही महाराज हरि सिंह ने दिल्ली लेटर भेजा और जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ। जहाँ तक बात रही दादर एंड नागर हवेली की, तो उस पर पहले पुर्तगालियों का राज हुआ करता था। 1962 में आरएसएस ने इसकी कमान संभाली और पुर्तगालियों से भिड़ गए। पुर्तगालियों का झंडा उखाड़ के फेंक दिया और वहाँ पर भारत का तिरंगा स्थापित किया। इसको देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बेहद प्रभावित हुए और आरएसएस को 1963 के रिपब्लिक डे के परेड में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ तक कि इंडिया चाइना वॉर हो या इंडिया पाकिस्तान वॉर हो, स्वयंसेवक हमेशा सेना की मदद के लिए सबसे आगे खड़े रहे। सेना को राशन पहुँचाना हो या सैनिकों की फैमिलीज़ की देखभाल करना हो, सेना के लिए रास्ता क्लियर करने जैसे काम आरएसएस करता रहा है। इंडिया पाक वॉर के दौरान जब जम्मू कश्मीर में एयर स्ट्रिप्स साफ करने का काम हो, वो आरएसएस ने किया है। इसके बाद इंडिया पाकिस्तान के बीच जब बंटवारा हुआ, तब भी आरएसएस फ्रंट फुट पे लोगों को बचाने का काम कर रहा था। उस टाइम पे भी आरएसएस ने 3000 जो पाकिस्तान से हिंदू आए थे, उनको रहने के लिए, उनकी व्यवस्था करने के लिए 3000 से ज़्यादा रेफ्यूजी कैंप करे, क्योंकि तब भारत के पास इतना साधन नहीं था कि वो इन लोगों को स्थापित कर सके। आरएसएस ने कमान संभाली और 3000 से ज़्यादा रेफ्यूजी कैंप लगाए, जिसमें पाकिस्तान से आए हुए हिंदू लोग जो थे या जो भी शरणार्थी थे, वो उन कैंपों में रहे। उनके खाने पीने की देखभाल करना, दवाइयों की देखभाल करना, ये सारे काम आरएसएस ने उस टाइम पे किए थे। आपको पता है, देश में अगर कोई अर्थक्वेक आता है या लैंडस्लाइड होता है या कोई भी ऐसी नेचुरल डिजास्टर जैसी चीज़ें होती हैं जिसमें लोगों को हानि पहुंचती है, या सबसे पहले मदद करने के लिए कौन पहुंचता है? सेना से भी पहले जो मदद करने के लिए पहुंचते वो होते हैं स्वयंसेवक। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि कोई भी जनहानि ना हो। उनको खाना प्रोवाइड करते हैं, उनको मेडिसिन्स प्रोवाइड करते हैं और सबसे पहले फ्रंट फुट पे जाके वहाँ लड़ते हैं। आप कोरोना की देख लीजिए, आरएसएस के लोगों ने हर संभव मदद करी थी लोगों को बचाने के लिए। पेशेंट्स को ऑक्सीजन सप्लाई करनी थी हो या फिर ब्लड सप्लाई करना हो, आरएसएस के लोग सबसे आगे आकर काम कर रहे थे। ब्लड डोनेशन कैंप्स में भी सबसे आगे रहते हैं स्वयंसेवक। यहाँ तक कि जब भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी, जहाँ लोग एक दूसरे को छूने से डर रहे थे, वहाँ स्वयंसेवक अपनी पूरी क्षमता से स्थिति को संभालने में लगा हुआ था। सैकड़ों लोगों की जान बचाई है आज तक स्वयंसेवकों ने। आइए बात करते हैं इसकी सब्सिडरी ब्रांचेस की। आरएसएस की आज के समय में 55 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं। आरएसएस की सबसे पहली और सबसे बड़ी ब्रांच है भारतीय जनता पार्टी। आज के समय में दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है और वो आरएसएस का एक हिस्सा है। बीजेपी के अधिकांश नेता आरएसएस की ही पृष्ठभूमि से आते हैं। उसके बाद आती है राष्ट्रीय सेविका समिति। आरएसएस में अभी तक डायरेक्ट महिलाओं के पार्टिसिपेशन का प्रावधान नहीं है। महिलाओं के लिए आरएसएस ने एक अलग से समिति बनाई है, जो है राष्ट्रीय सेविका समिति। इस समिति से जुड़ी मुझे एक बात याद आ रही है कि जब देश का विभाजन हुआ था, तब बहुत सी सेविकाएं पाकिस्तान में फंस गई थी।
तब की तत्कालीन सेविका समिति के अध्यक्ष लक्ष्मीबाई केलकर जी 14 अगस्त को प्लेन से पाकिस्तान जाती हैं और 1200 सेविकाओं को सुरक्षित वहाँ से निकाल कर लाती हैं। इसकी अगली बड़ी ब्रांच है आरोग्य भारती। आरोग्य भारती आरएसएस का हेल्थ एंड फैमिली केयर विंग है, जिसके तहत लोगों को निरोगी जीवन जीना सिखाया जाता है। आयुर्वेद के थ्रू किस तरह से लोगों का इलाज किया जाता है, कैसे अपने आप को निरोगी रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आरोग्य भारती के थ्रू बताई जाती हैं। इसके बाद आता है भारतीय किसान संघ, किसानों के वेलफेयर के लिए संघ बनाया गया है। उसके बाद भारतीय मजदूर संघ आता है, मजदूरों के वेलफेयर के लिए संघ बनाया गया था। उसके बाद आता है सेवा भारती। मैं अभी बता रहा था ना कि सेवा के लिए सबसे पहले आरएसएस के लोग पहुंचते हैं, वो सेवा भारती के लोग होते हैं। जो अर्थक्वेक हो या लैंडस्लाइड हो या कोई भी नेचुरल डिजास्टर से लोगों को अगर हानि पहुंच रही है तो वहाँ पे सबसे पहले जो लोग पहुंचते हैं, सेना से भी पहले, वो होते हैं सेवा भारती के लोग। उसके बाद आता है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ABVP। इसके बारे में आप लोग में से काफ़ी लोगों ने सुना होगा। ये युवा संगठन है, जो भी युवा लोग होते हैं इस संगठन से जुड़े हुए हैं। उसके बाद आता है शिक्षा भारती। उसके बाद आता है विश्व हिंदू परिषद, भारतीय बौद्ध संघ, बौद्ध लोगों के लिए ये संघ बनाया गया था। भारतीय युवा सेवा संघ भी आरएसएस का एक विंग है। हिंदू स्वयं सेवक संघ आता है, स्वदेशी जागरण मंच आता है। उसके बाद आता है विद्या भारती और सरस्वती शिशु मंदिर। सरस्वती शिशु मंदिर जो है वो नर्सरी के बच्चों के लिए है और विद्या भारती जो है वो नर्सरी से ऊपर के बच्चों के लिए है। इसमें जान के आपको हैरानी होगी कि देश में 12,000 से ज़्यादा ये स्कूल्स चल रहे हैं, जिनमें 32 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। उसके बाद आता है बनवासी कल्याण आश्रम, जो ट्राइबल पीपल हैं उनके वेलफेयर के लिए विंग है। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि आरएसएस सिर्फ हिंदू संगठन है, सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आरएसएस का एक विंग है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, जो मुस्लिमों के इम्प्रूवमेंट के बारे में भी सोचता है। उसके बाद बजरंग दल, जिससे ज़्यादातर लोग वाकिफ़ होंगे कि बजरंग दल भी आरएसएस का एक हिस्सा है। लघु उद्योग भारती भी आरएसएस का एक विंग है, जिसमें स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के बारे में आरएसएस बताता है, काम करता है। भारतीय विचार केंद्र भी आरएसएस का विंग है। इसके बाद आता है विश्व संवाद केंद्र, और इसी तरह से 55 से ज़्यादा विंग चल रही हैं आरएसएस की। मैं बड़ा शॉक्ड हुआ जब मुझे पता लगा कि आज़ादी के बाद भी ये आरएसएस जैसे संगठन पर 3 बार बैन लग चुका है। सबसे पहले था 1948 में, जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी थी, उस समय आरएसएस को बैन लगाया गया था। दूसरी बार 1975 में, जब तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी, तब भी आरएसएस को बैन किया गया था, वो भी 2 सालों के लिए, 1975 से 1977 तक। और तीसरी बार 1992 में, जब अयोध्या में विवादित ढांचे को गिरा दिया गया था। तो टोटल 3 बार आज़ादी के बाद आज तक 99 सालों में आरएसएस बैन भी हो चुका है। पिछले दिनों कुछ लोगों द्वारा आरएसएस को एक अनपढ़ संगठन घोषित कर दिया गया। जी हाँ, हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आरएसएस को अनपढ़ संगठन मानते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर ऐसे कौन कौन अनपढ़ लोगों के हाथ में इसकी बागडोर रही है। आरएसएस के जो पहले सरसंघचालक रहे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी, वो एक MBBS डॉक्टर थे। अगले सरसंघचालक रहे लक्ष्मण वासुदेव परांजपे, वो भी MBBS डॉक्टर थे। उसके बाद आए गुरु MS गोवालिकर जी, वो BSc MSc LLB थे। फिर मधुकर दत्तात्रेय जी आए, वो भी LLB थे। RS तोमर रज्जू भाई आए, वो भी BSc MSc LLB थे। उनके बाद नंबर आया K सुदर्शन जी का, वो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। और अभी करंट में श्री मोहन भागवत जी ग्रेजुएट हैं वेटरनरी साइंस से। ऐसे अनपढ़ लोगों के हाथ में आज तक आरएसएस की बागडोर रही है। और अगर ये इन लोगों को आप अनपढ़ बोलते हैं तो मेरे जैसे लाखों युवा जो हैं उनको भी अपने आप को अनपढ़ कहने में कोई गलत बात नहीं होगी। बाकी आप खुद समझदार हैं। मोहन भागवत जी से याद आया कि उनसे मेरी एक बार व्यक्तिगत भेंट हुई थी। तब मैं तो काफ़ी छोटा था, पर मुझे हल्की सी झलकियाँ याद हैं। मेरे दादा या दादी जी में से कोई शांत हुआ था, तब उनका हमारे निज निवास पर आगमन हुआ था। खैर, मोहन भागवत जी पर विस्तृत चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से जो कुछ भी सीखने को मिला, समझने को मिला, उसे आप अपनी ज़िंदगी में मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अथवा आध्यात्मिक रूप से ज़रूर उतारेंगे।
और हाँ, ये वीडियो बहुत ही संक्षिप्त रूप में बनाई गई है। अगर आपको आरएसएस पे विस्तृत जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं एक इस पे विस्तृत जानकारी के साथ एक बड़ी वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगा। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।